All right, so this is another day of our PT 365 discussion of international relations. अब इसमें पहला टॉपिक देखिए, इंडिया यूएस रिलेशंस. So the Indian Prime Minister visited the US on the third official state visit. इससे पहले दो ऑफिशियल स्टेट विजिट्स और हुई थी 1969 में और 2009 में. उसके बाद दिस इज द थर्ड वन. क्या की आउटकम्स थे इस विजिट के वो देखते हैं. पहला, ट्रेड के टर्म्स में एक इंटर एजेंसी स्ट्रैटेजिक ट्रेड डायलॉग वाज लॉन्च्ड. नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स का आपको पता है कि सप्लाई चेन इशू चल रहा है बिकॉज चाइना ताइवान का जो डोमिनेंस है सेमीकंडक्टर पे काफ़ी ज़्यादा है. तो वो सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड यूएस. नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया गया है which is co-led by India's Bharat 6G and US Next G Alliance. ये दोनों मिलकर कोशिश करेंगे डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ओपन रान. ओपन रान मतलब ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क. इसका मतलब पता है व्हाट इज ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क? आइडिया है किसी को इसके बारे में? ठीक है. सो बेसिकली अभी जो 5G नेटवर्क्स हम लोगों ने डिप्लॉय करना चालू किया है उसमें आपको पता है बहुत एडवांस नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स लगते हैं. अब बहुत ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ कंपनीज है जिन्होंने सारा का सारा ये जो नेटवर्क है ना इसको मोनोपलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब वो सारा का सारा सिस्टम जितना भी 5G नेटवर्क में चाहिए वो एक ही कंपनी बना के दे रही है. राइट. तो इससे हमारा जो डिपेंडेंस है उस एक कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ऐसे में ये जो सेक्टर है इसको मोनोपलाइज नहीं होने देना चाहते हार्डवेयर वाले को. और इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए जो 5G टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ये चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से लेकर वो जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो डिज़ाइन कर सके. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि हम नॉन प्रोपराइटरी सब कंपोनेंट्स है वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेंडर से परचेज कर सके और फिर उससे मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो डेवलप कर सके. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी इसका डाला हुआ है तो ये देख लेना. ओपन रन आई होप समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब है. नेक्स्ट, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए भी इंडिया यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डेवलप किया गया है. रिसर्च इनोवेशन के लिए इनोवेशन हैंडशेक चल रहा है. ठीक है. इंडिया और यूएस का रिलेशन इनफैक्ट डबल हैंडशेक कहलाता है. इकोनॉमिक तो करते ही हैं साथ साथ डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा आपस में लेन देन होता है. बट अब इनोवेशन हैंडशेक की बात करें जहाँ पे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि वो सपोर्ट कर सके द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसीईटी. ठीक है. तो याद रखना आईसीईटी इंडिया का और यूएस का इनिशिएटिव है और इसमें अभी ये जो नया इनिशिएटिव चालू हुआ है उसका नाम है इनोवेशन हैंडशेक. ठीक है. आगे चलते हैं. क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. तो इंडिया और यूएस न्यू इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. तो जितने भी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसके अराउंड जो डेवलप हो रहे हैं उन दोनों में ये दोनों कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी और जो टेक्नोलॉजी है उसे डिप्लॉय करेंगी दोनों कंट्रीज के अंदर. नेक्स्ट, इंडिया हैज रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है. सो एमएसपी एक कोलैबोरेशन है 13 कंट्रीज का एंड ईयू. They are basically trying to catalyze the public private investment in responsible critical mineral supply chain globally. क्लियर. अगेन हम लोगों ने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में साइंस एंड टेक का पीटी में देखा ही था. वहाँ पे ये वो सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए या डेवलपमेंट के लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं. राइट. इनके बिना जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा. तो इनका जो अभी मोनोपोली है कहीं ना कहीं चाइना और कुछ कंट्रीज के पास है जो कि इसको वेपनाइज करे सप्लाई चेन को. मतलब वो अपने हिसाब से फिर आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं बाकी नेशन को. तो ऐसा ना हो उसके लिए हम सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स की. अब इंडिया भी इसका पार्ट बन गया. इससे पहले 13 और कंट्रीज से वो देख लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन. तो आप समझ सकते हो कुछ एक सेट ऑफ कंट्रीज या डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोल सकते हैं वो सारा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है. फिर इंडिया और यूएस के बीच में नए काउंसलेट्स खुलेंगे. यूएस अपने दो नए काउंसलेट खोलेगा. इंडिया
इंडिया के अंदर बैंगलोर और अहमदाबाद में। एंड इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू ऑपरेशनलाइज इट्स न्यू काउंसुलेट इन सियाटल, ये यूएस के अंदर एक स्टेट है वहाँ पे, राइट। और भी कुछ नए काउंसुलेट खुलेंगे, तो ये पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, ट्रेड के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया इज द मेजर, या यूएस इज अ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन गुड्स, ठीक है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो ट्रेड है वो हाईएस्ट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडिया यूएस जो ट्रेड है सबसे हाईएस्ट है एज कंपैरिजन टू अदर बायलेटरल ट्रेड दैट इंडिया इज डूइंग। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया। एंड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें ये है दैट इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस। हम ज़्यादा हम ज़्यादा जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएस, ठीक है। हमारा 20 बिलियन का ट्रेड सरप्लस चल रहा है यूएस के साथ, और काफ़ी समय से ये ट्रेड सरप्लस चल रहा है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफेंस के अंदर यूएस इज द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर आफ्टर रशिया एंड फ्रांस, ठीक है। 45% रशिया से आ रहा है, 29% फ्रांस से, और 11% यूएस से आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया और यूएस करते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रिमपैक। ये सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और यूएस के बीच में होते हैं। मेजर डिफेंस एग्रीमेंट भी हम लोगों ने किया है। ये चारों कलेक्टिवली दीज 4 एग्रीमेंट्स आर नोन एज 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है। 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। इनका नाम है लेमोवा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली सपोज यूएस की नेवी इंडिया के ओशन में कहीं ट्रैवल कर रही है, उन्हें सपोज रीसप्लाई चाहिए, तो ऐसे में वो इंडिया के पास आ सकते हैं और सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। चाहे फ्यूल हो गया या आर्म्स एमिनेशन हो गया, वो सब इंडिया उन्हें दे देगा। सेम चीज़ इंडियन अगर नेवी कहीं पे विजिट करिए जहाँ पे आसपास यूएस का कोई नेवल बेस है, तो वहाँ पे वो रिफ्यूलिंग की जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करेंगे इंडियन नेवी को भी। फिर कॉमकासा है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। तो बेसिकली इसके थ्रू इंडिया और यूएस जो है वो एक दूसरे के जो कम्युनिकेशन चैनल्स है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2019। इसके अंदर इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मैन्युफैक्चरिंग है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिफेंस, उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका 2020। सो बेसिकली इसके अंदर जो भी जीपीएस लोकेशन, चाहे वो सैटेलाइट से आ रही है चाहे वो किसी ड्रोन से आ रही है, वो एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो इससे हमें पिन पॉइंट प्रिसाइज लोकेशन मिलेगी। सपोज कोई टेरर टारगेट है, उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन लेट्स से यूएस के किसी सेटेलाइट के पास है, तो वो हमें देंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली हम उसका इस्तेमाल करके प्रिसाइज मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेगी। नेक्स्ट, डायस्पोरा की बात करें तो इंडियन डायस्पोरा फॉर्म द सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप इन यूएस आफ्टर मैक्सिकन। मैक्सिकन के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स अगर हम बात करें तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट रिसेंटली उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो इंडिया और यूएस ने ये साइन किया था इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट विच सुपरसीडिंग द 1997 आईआईए बिटवीन द टू नेशंस, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट है इसके थ्रू यहाँ का एक एजेंसी है यूएस का कॉल्ड द डीएफसी, डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी ऑफ यूएस। वो बेसिकली कुछ फंड्स या कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। और अभी तक इसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है अप टू अ वर्थ ऑफ 5.8 बिलियन। वो काम का नहीं है, बस ये याद होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ चल रहा है और कौन उसे सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, रिलेटेड टर्म्स में एक और टर्म है जो कि आजकल काफ़ी फैशन में है, कॉल्ड फ्रेंड शोरिंग, ठीक है। आप लोगों ने आउटसोर्सिंग सुना होगा, राइट। ऑफशोरिंग सुना होगा। ऑफशोरिंग मतलब जहाँ पे कंपनी क्या करती है अपना कॉस्ट कम करने के लिए वो अपने यहाँ से प्रोडक्शन यूनिट को उठा के या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उठा के वो किसी ऐसी कंट्री में डिप्लॉय कर देती है जहाँ पे चीप लेबर है। जैसे आपको पता है बीपीओ, है ना। बीपीओ मतलब जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो सारे इंडिया के अंदर क्यों आए थे, बिकॉज यूएस के अंदर उतना कॉल सेंटर्स में एम्प्लॉय को हायर करना वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। इंडिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं और यहाँ पे लेबर फोर्स काफ़ी ज़्यादा, इसलिए लेबर चीप मिल रहा था, तो सारे के सारे टेलीकॉम इंडिया के अंदर आ गए। टेलीकॉम इन द सेंस कॉल सेंटर्स इंडिया में आ गए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। सो अभी
नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है कि अब हमारा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गया था ड्यूरिंग द कोविड-19, जहाँ पे पता लगा कि बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इसलिए ये कंट्रीज दो चीज़ें करी, एक करा रीशोरिंग। रीशोरिंग मतलब अपने जो कंपनीज है उससे उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको वापस अपनी कंट्री के अंदर बुलाना। और दूसरा फ्रेंड शोरिंग, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपना सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो अपना किसी फ्रेंडली कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे एस्टैब्लिश करें। जैसे अभी यूएस का एप्पल का जो मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन, उसने इंडिया के अंदर भी अब यूनिट्स डालना चालू कर दिया है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ही आईफोन मैन्युफैक्चर होना चालू हो जाएगा। राइट, सो जो डिपेंडेंस है चाइना पे वो कहीं ना कहीं कम होगी। सो दिस इज नोन एज फ्रेंड शोरिंग। अब इसी लाइन के अंदर यूएस जो है फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन को भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है, और कुछ जो यूनिट्स चाहिए होती हैं ऐसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इंडिया में लगाना चाहता है। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ऑफ फ्रेंड शोरिंग। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं यूएस का। सो ये मैप देख सकते हो यूएस का, और टोटल 50 स्टेट्स है। राइट, जिनमें से 48 तो ये मेनलैंड, ये इस रीजन के अंदर लोकेटेड है 48 स्टेट्स। दो एक्स्ट्रा स्टेट जो है वो ऊपर अलास्का है ये। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे हवाई है। राइट, तो ये दो मिला के टोटल 50 स्टेट्स हो जाते हैं। ऊपर इसके कनाडा है, नीचे इसके मेक्सिको है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है। एंड इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। इससे ऊपर रशिया, कनाडा और चाइना है। अब हम लोगों ने 5 ग्रेट लेक्स के बारे में बात किया था। उन लेक्स का नाम था लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक आयरी और लेक ओंटारियो। इनमें से कौन सा लेक जो है वो एंटायरली यूएस में है, बता सकते हो? सुपीरियर। नहीं, ठीक है, याद रखना मिशिगन है। करेक्ट, मिशिगन। वो लेक्चर है ना जिसमें मैपिंग वाला किया था, उसमें देख लेना, ये प्रॉपरली मैंने बता रखा है, तो आई थिंक रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। राइट, सो देख लेना इसको। और यहाँ पे माउंटेन चेन है, इसमें उसका क्या नाम है? ईस्ट में या वेस्ट में? ईस्ट में तो अपलाचन है, वेस्ट में रॉकी। करेक्ट। सो ये थोड़ी सी बेसिक मैपिंग वाली चीज़ें जो अपने को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो मेजर डेवलपमेंट अगर बात करें तो यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम कॉल्ड इंडस एक्स। This aims to expand the strategic technology partnership to advance cutting-edge technology cooperation between government, business and academic institution. अभी तक क्या हो रहा था, इनिशियली जो इनिशिएटिव चालू किए गए थे बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती थी वो केवल इंडियन पीएसयूज को दी जाती थी, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे एचएएल। ठीक है, या बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, सिर्फ उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता था, उनके अलावा किसी को टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं। बट अब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल एक्सचेंज एग्रीमेंट जो हुआ उसके थ्रू अब हमारी प्राइवेट कंपनीज को भी ये टेक्नोलॉजी मिलने लग गई है। राइट, सो अब ये जो पार्टनरशिप है रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, अब हम उसे एक्सपैंड करें और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड करें। ठीक है, तो याद रखना इंडस एक्स ये बेसिकली गवर्नमेंट, बिजनेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तीनों को इन्वॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू को प्रोड्यूस जीई F414 जेट इंजन। जीई मतलब जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये कंपनी है, उसका ये इंजन है जेट इंजन। अभी आपको पता होगा हमारा जो तेजस है उसके अंदर भी जो जेट इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रिक्स का ही इंजन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वाला जो इंजन है ये इंडिया के अंदर को प्रोड्यूस करने के लिए बात हो गया है। राइट, और अभी ये वाला जो इंजन है करंटली यूएस नेवी के जो एयरक्राफ्ट हैं उसके अंदर यूज हो रहा है पिछले 30 ईयर से। एंड इसके अलावा बहुत सारी और कंट्रीज के अंदर जो जेट्स हैं वो इस इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बोइंग सुपर हॉर्नेट या EA-18G ग्राउलर, ये काम का नहीं है, बस ये पता होना चाहिए एक इंजन है जो कि अभी रिसेंट एग्रीमेंट में इंडिया और यूएस को प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा
इंडिया हैज एग्रीड टू प्रोक्योर HAL, HAL मतलब हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये भी अगेन हम लोगों ने साइंस एंड टेक पीटी में डिस्कस किया था। ये जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है जो कि MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स बनाता है, ठीक है। सो इसके लिए एक एग्रीमेंट US और इंडिया के बीच में हो चुका है ऑलरेडी। हमारी नेवी जो है वो दो अ, ये MQ-9 जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। सो उन ड्रोन्स का नाम याद है किसी को? हम लोगों ने देखा था पीटी में, साइंस एंड टेक वाले में। सी गार्डियन है, ठीक है, याद रखना, सी गार्डियन था। ये जो प्रेडेटर वाला ड्रोन है ना, दिस इज आर्म्ड ड्रोन, मतलब ये बॉम्ब वगैरह ड्रॉप कर सकता है। बाकी ये जो सी गार्डियन वगैरह है, इसमें जनरली रिकॉनेसेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है, जैसे क्वाड का इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है। सो ये जो इनिशिएटिव है, इससे हम फ्री और ओपन पैसिफिक बनाना चाह रहे हैं। और इस इंडो पैसिफिक रीजन में डोमेन अवेयरनेस मतलब जो वेसल्स हैं, डिफरेंट वेसल कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी होगी, राइट। तो ये इनिशिएटिव इंडिया का खुद का भी है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, आई मैक करके एक इनिशिएटिव है, राइट, इंडियन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर, राइट। सो ये इंडिया का गुरुग्राम के अंदर है, तो ये पता होना चाहिए। तो उसी लाइंस पे क्वाड का ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव रहेगा। आगे चलते हैं, इंडिया US स्पेस रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सो नासा विल प्रोवाइड द एडवांस ट्रेनिंग टू इंडियन एस्ट्रोनॉट्स विद द गोल ऑफ माउंटिंग अ जॉइंट एफर्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024, ठीक है। सो नासा हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि उन्हें ऑन बोर्ड किया जा सके ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है US लेड आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस मिशन आपको पता होना चाहिए, इसके अंडर जो US है वो वापस से एक मैंड मिशन लॉन्च करना चाहता है टू द मून। इससे पहले अपोलो मिशन के अंदर उन्होंने मैंड स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया था, जहाँ पे फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन जो है वो मून के ऊपर स्टेप करके वापस आए थे, ठीक है। अब वैसा ही एक और मिशन आर्टेमिस के नाम से US ने चालू किया है, और उसके अंडर ये आर्टेमिस अकॉर्ड है जिसके अंदर 27 मेंबर्स है, और इंडिया ने भी इसे रिसेंटली साइन कर दिया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसमें एक गेटवे इनिशिएटिव करके, तो गेटवे इज एन अपकमिंग नासा लेड इंटरनेशनल लूनर ऑर्बिटर स्टेशन फॉर आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द US स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा इन 2020 to govern the civil exploration and the use of outer space, moon, Mars, comets, asteroids for peaceful purpose। तो जितना भी ये रिसर्च किया जाएगा उसमें ये सारी कंट्रीज साथ में काम करेंगी। एक चीज याद रखना, बस इसमें रशिया नहीं है, ठीक है। ये आर्टेमिस अकॉर्ड के सिग्नेटरीज में, तो इसमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से कंट्रीज हैं। इंडिया भी इसमें रिसेंटली इन्वॉल्व हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा एक और मिशन है, हम लोगों ने साइंस एंड टेक में बात किया था, एक सैटेलाइट है निसार करके, ठीक है। कोई बता सकते हो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स? कम ऑन पीपल, बताओ। नासा और इंडिया का सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होगा। करेक्ट। तो याद रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, इस साल आई थिंक 2024 में ही लॉन्च होना है इसको, राइट। सो लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है निसार, ये चीज़ याद रखना। पूरा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, क्रायोस्फेयर, राइट, उन सबको ऑब्जर्व करेगा, और बहुत ही प्रिसाइज है। इसके अंदर एल बैंड है, ठीक है, एल बैंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा ये। यस, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को इसमें याद रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया कनाडा। सो आपको पता है इंडिया कनाडा रिलेशन भी अगेन ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ द 6 सेपरेटिस्ट, है ना। तो उसमें एलिगेशन लगाया गया कि इंडिया का उसमें हाथ है बाय द कैनेडियन PM। सो ये जो एलिगेशंस हैं, इनफैक्ट कनाडा ने शेयर किए हैं विद द 5-5 अलायंस।
इसके बाद फिर और डिप्लोमेटिक जो रो था वो और ज़्यादा सीवियर हो गया और दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया, ठीक है। और दिस वाज कंसीडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ वियना कन्वेंशन। सो इंडिया कनाडा रिलेशन के बारे में बात करें तो 1947 में एस्टैब्लिश हुए थे। साइंस एंड टेक कॉपरेशन के अंदर बात करें तो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2010 में, और दे बोथ आर द पार्ट ऑफ द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो अभी G20 के दौरान हुआ, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। कनाडा होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 3% जो है वो इंडियन डायस्पोरा है। 5 आई इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में बात करते हैं। सो ये जो इंटेलिजेंस अलायंस है ये 5 डेमोक्रेटिक नेशंस है। क्या क्या नाम है इनके? यूएस है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्रीज जो हैं साथ में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस रिलेटेड। और यही जो इंटेलिजेंस है ये कनाडा ने इन कंट्रीज के साथ भी शेयर करी थी, ठीक है। अब बात करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो दिस कन्वेंशन वाज साइंड इन 1961 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1964। तो आपस में कंट्रीज अपने कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करती है वो ये वियना कन्वेंशन में लिखा हुआ है, राइट। कैसे आप एस्टैब्लिश करोगे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन, कैसे मेंटेन करोगे, कैसे टर्मिनेट करोगे। तो अभी ये जो साइज है जो रिड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ दीज डिप्लोमेट्स, उसकी वजह से जो आर्टिकल 9 है वियना कन्वेंशन का वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ जाता है। रीजन बीइंग कि उसमें लिखा हुआ है कितना साइज होना चाहिए डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैप वर्क देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कनाडा, राइट। फंसा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ऊपर और नीचे, राइट। और एक और कंट्री बोल सकते हैं डेनमार्क, ठीक है। ग्रीनलैंड ऊपर है तो ये एक नेबर बोल सकते हैं इसको, बाकी यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ही फंसा हुआ है, राइट। अब वाटर बॉडीज का बात करें तो वेस्ट में पैसिफिक है, ईस्ट में इसके हडसन बे है, ठीक है। दिस इज द हडसन बे। और फिर यहाँ पे ईस्ट में लैब्राडोर सी है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ मैपिंग का, गल्फ और बे में डिफरेंस क्या होता है? तो बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे? गल्फ बे से बड़ा होता है साइज में, और आई थिंक लैंड से नहीं नहीं, सही नहीं गया, सराउंड। सही नहीं गया। ओके, तो और ट्राई करेगा? So bay is bounded by 3 sides, by land on 3 sides, whereas Gulf is bounded by water. नहीं, एक बेसिक चीज याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस ये है, मतलब दीज आर बोथ बाउंड बाय लैंड मास ओनली, लेकिन गल्फ जो होता है ना उसका मुंह नैरो होता है। गल्फ इज नैरो बट बेस चौड़ा, ठीक है। चौड़ा मतलब क्या बोलते हैं? वाइडर, ठीक है। जैसे मैप में देखो, राइट। तो ये देखिए मित्रजनों, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। मुंह दिख रहा है इसका वाइड है। ये गल्फ है, इसका मुंह दिख रहा है नैरो है। यहाँ पे एक और गल्फ है, मुंह नैरो है, ठीक है। जहां जहां बे वर्ड देखोगे ना दैट मीन्स वो चीज वाइडर है, राइट। और जैसे ट्रैवल करें हम लोग तुम देखो नीचे देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मुंह नैरो है, राइट। ऊपर अगर हम ट्रैवल करें हडसन बे की तरफ, राइट, तो यहाँ पे थोड़ा वाइडर है इसका जो ओपनिंग है। ये डिफरेंस है, ठीक है। सो ये याद रख लेना, आई गेस क्लियर होगा। आगे चलते हैं। पीडीएफ वापस विजिबल है ना? Yes, sir. ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया ब्राजील रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सो 2023 मार्क द 75 years of diplomatic relation between Brazil and India, as well as 20th anniversary of IBSA, which is India Brazil South African Forum. So इंडिया ब्राजील के बारे में बात करते हैं। देयर रिलेशन वाज एलिवेटेड टू द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2006। ट्रेड के टर्म्स में बात करें तो इंडिया ने मर्कोसर के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। मर्कोसर एक रीजनल ग्रुपिंग है विच कंप्राइजेस ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, ठीक है। और इंडिया का ट्रेड सरप्लस है विद ब्राजील, तो ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। इब्सार का
इब्सा इब्सामार, हाँ इब्सामार। तो बेसिकली इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, राइट। तो ये 3 नेवीज हैं, आपस में पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा रिसेंटली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें भी ये फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, हमारे साथ। इसके अलावा ब्रिक्स, इब्सा, G20, UN, WTO, इन सब में भी पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया और ब्राज़ील। अब इब्सा फोरम के बारे में बात करते हैं। तो दिस ग्रुपिंग वाज फॉर्मलाइज्ड एंड नेम्ड आफ्टर द इब्सा डायलॉग फॉर्म 2003 एंड ब्राजीलिया डिक्लेरेशन वाज इशूड। तो ये एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है ऑफ इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ऑफ 3 लार्ज डेमोक्रेसी एंड 3 मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज, ठीक है, जिनके सिमिलर चैलेंजेस हैं, ऑल्दो लोकेटेड ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, बट कहीं ना कहीं सिमिलर चैलेंजेस थे। नेक्स्ट, कुछ की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसमें कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये रिवॉल्व होता है प्रेसिडेंसी। अभी प्रेसिडेंसी किसके पास है? दिस इज विद द ब्राजील इन 2023। 2021 में ये इंडिया के पास थी, ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं तो मैप वर्क देखते हैं। यहाँ पे देखो ब्राजील, सो साउथ अमेरिका में लगभग हर कंट्री के साथ इसका बॉर्डर टच होता है, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज विच इज चिले एंड इक्वाडोर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो चिले और इक्वाडोर के साथ सिर्फ बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी ये इस कॉन्टिनेंट पे जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये, ठीक है। एंड दिस इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है, रिवर बेसिन, अमेजॉन रिवर भी इस रीजन में लोकेटेड है। एंड ये एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां से बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, ठीक है। सो अपने को पता होना चाहिए कहाँ से पास होता है। ये इक्वाडोर, कोलंबिया से पास होता हुआ ऐसे ब्राजील से इक्वेटर निकल जाता है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। So cabinet has approved mutual recognition arrangement of authorized economic operators between India and Australia। तो क्या मतलब है इस इनिशिएटिव का, ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? सो इस म्यूचुअल रिकॉग्निशन से या इस इनिशिएटिव से जो दोनों कंट्रीज के अंदर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कस्टम अथॉरिटीज दोनों नेशन की जो है उनकी तरफ से क्लियरेंस ऑफ गुड्स में हेल्प मिलेगा, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट्स मिलेगा दोनों साइड में, किसी के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इससे पहले इंडिया ने साइन किया है ऐसा ही सेम म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट विद साउथ कोरिया एंड हांगकांग, ठीक है, तो ये याद रखना। और इसके अलावा यूएसए और ताइवान के साथ अभी बात चल रहा है फॉर साइनिंग ऑफ सच म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ये जो वर्ड लिखा है AEO, इसका क्या मतलब है? सो दिस मीन्स ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ये बेसिकली एक वॉलेंट्री प्रोग्राम है जिसके अंदर जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है और इसके थ्रू ट्रेड को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो WTO कंप्लाइंट, आपको बताना चाहिए प्रोग्राम WTO कंप्लाइंट है, ठीक है। WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के अंदर आता है ये, राइट। अब ये वर्ल्ड कस्टम यूनियन क्या है तो बेसिकली, या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है चीज़ों का अक्रॉस द ग्लोब उसको रेगुलेट करता है, ठीक है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है। तो ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम का नहीं। नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वो साइंड इन 2020। तो ये आपको ना कीवर्ड पता होना चाहिए। हर कंट्री के साथ हमारा ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ये टर्म डिफरेंट हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ही ना, ठीक है। तो यू हैव टू बी क्लियर कि किस टाइप का पार्टनरशिप। ये वर्ड काफ़ी भारी है, मतलब यू कैन नॉट टेक देम लाइटली, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, मतलब मीन्स वगैरह में तो, बट प्री में भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि ये किस टाइप का पार्टनरशिप है, तो थोड़ा याद रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडस ECTA वो साइंड इन 2023। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो थोड़ा सा ये एक चीज़ याद रख सकते हो, ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशन है या हमसे बेटर जो इकोनॉमी है उन सबके साथ हम लोगों का थोड़ा ट्रेड डेफिसिट ही चलता है, एक्सेप्ट फ्यू। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था US, और आगे हम देखेंगे UK। इन 2 कंट्रीज़ के साथ हमारा ऐसा रिलेशन है जहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है, बाकी हमसे जो बेटर इकोनॉमी है उनमें मोस्टली हमारा ट्रेड जो है वो डेफिसिट ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी कॉपरेशन के बारे में बात करते हैं। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट वो साइन इन 2014। जब इंडिया US का जो
2006 के अंदर सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुआ। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने हमारे साथ ये सिविल न्यूक्लियर डील कर ली। तो ये एक आप एक गेस वर्क कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाए तो। बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन सब लोगों ने हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन साइन कर लिया था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज एन इंडिया लेड इनिशिएटिव। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर का, तो डिफेंस के बारे में बात करते हैं। सो 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग चल रहा है। डिफेंस एक्सरसाइजेस चल रहे हैं जैसे ऑज इंडेक्स, एक्सरसाइज मिलन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ऑस्ट्रहिन, एक्स टेलिस्मैन सेबर, काकाडू और एक्सरसाइज मालाबार। मालाबार याद रखना, ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए कौन कौन। जापान है इसके अंदर, इसमें इंडिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है और इसमें यूएस है। ठीक है, सो ये 4 कंट्रीज बेसिकली दिस इज कंसीडर्ड मिलिट्री वर्जन ऑफ क्वाड। ठीक है, ये वाला मालाबार एक्सरसाइज, तो ये डेफिनेटली पता होना चाहिए। एजुकेशन के टर्म्स में बात करें तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की ये डाइकिन यूनिवर्सिटी है, उसने अपना कैंपस ओपन किया इन द गुजरात गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इसके थ्रू जो स्टूडेंट का एक्सचेंज है, ग्रेजुएट्स का एक्सचेंज है, रिसर्चर्स और बिजनेसमैन का जो एक्सचेंज है वो दोनों कंट्रीज के बीच में हो सकता है। इसके अलावा अभी एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव चालू है कॉल्ड मेट्स। ठीक है, ये एक बेसिकली स्किल्ड पाथवे है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स। ठीक है, तो इसके थ्रू जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है उसका मूवमेंट हो सकता है। ये मेट्स आप ऐसे भी जान सकते हो, जनरली ये एक फ्रेंडली टर्म है ऑस्ट्रेलिया में। ये जैसे अपन बोलते हैं ना भाई और भाई कैसा है, तो वहाँ पे मेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये मेट्स ये इनिशिएटिव जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, इसके अलावा डायस्पोरा की बात करें तो आफ्टर इंग्लैंड इंडियंस आर द सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स इन द ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा मैप देख लेते हैं। आई थिंक हम लोगों ने मैपिंग में अभी तक ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से डाइसेक्ट नहीं किया था। सो यहाँ पे इस मैप में देखो, ऑस्ट्रेलिया का मैप जो है इसमें आप देख सकते हो कुछ डेजर्ट्स दिखते हैं, जैसे सैंडी एक डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है सैंडी डेजर्ट, राइट। फिर तनामी डेजर्ट है ऊपर नॉर्थ में। फिर आगे जाओगे ईस्ट में तनामी डेजर्ट से यू विल फाइंड सिम्सन डेजर्ट। उसके नीचे स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, राइट। और एक्सट्रीम वेस्ट के अंदर डाउन साउथ एक्सट्रीम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें याद रखना, ये वाले डेजर्ट के नाम पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ भी लोकेटेड है, तो आपको बताना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है दिस इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटिया है, राइट। तिमोर सी है बिकॉज ऊपर तैमूर वगैरह जो कंट्री है वो पड़ता है। नीचे यहाँ पे इसका एक आइलैंड बोल सकते हैं, एक बड़ा आइलैंड है आर्चिपेलागो कॉल्ड टैस्मेनिया, ये याद रखना। और इसके आगे यहाँ पे फिर न्यूजीलैंड चालू हो जाता है। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी जो इसके बारे में बताना चाहिए। दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सो ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इंडिया साउथ कोरिया। सो 2023 मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, राइट। साउथ कोरिया मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात कर रहे हैं, राइट। वो जो नीचे वाला कोरिया जो है कोरियन पेनिनसुला में। रिलेशंस की बात करें तो सिविलाइजेशनल लिंकेज है, जैसे समगुक युशा प्रिंसेस सुरिताना फ्रॉम अयोध्या मैरिड किंग किम सुरु। ठीक है, तो लेजेंड्स के अंदर मिलता है इस कहानी के बारे में। और इनफैक्ट ये माना जाता है कि जो वंशज थे इनके आगे वो कहीं ना कहीं रामायण से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्धिस्ट मॉन्क हाइचू विजिटेड इंडिया 723 to 729 एडी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोयम लिखी थी कॉल्ड द लैम्प ऑफ द ईस्ट, वो कोरिया की हिस्ट्री के ऊपर एक कहानी है। ठीक है, तो ये याद रखना। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो दिस दे वर एस्टैब्लिश इन 1973 एंड अपग्रेडेड टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2015। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है साउथ कोरिया के साथ, ये बताना चाहिए। और हमारा इस साउथ कोरिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट चल रहा है। क्लियर, ये याद रख लेना। सेपा है 2009 से चल रहा है।
और इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने ना एक इंडिया कोरिया इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। इस इनिशिएटिव के थ्रू हमारा जो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अरेंजमेंट है वो और ज़्यादा स्मूदर हो जाएगा। नेक्स्ट, दोनों कंट्रीज डिफेंस के टर्म्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जॉइंट रिसर्च और प्रोडक्शन होता है। जैसे आपको पता होगा K9 वज्र आर्टिलरी गन, ये बेसिकली साउथ कोरिया से इंडिया ने लिया है। ठीक है, साउथ कोरिया से आर्टिलरी गन लिया है। इसके अलावा 2+2 डायलॉग होता है, मतलब यहाँ पे इनके डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया की तरफ से उनके काउंटर पार्ट्स आके पार्टिसिपेट करते हैं। कल्चरल के टर्म्स में बात करें, कल्चरल रिलेशन में, तो सारंग नाम का ये एक फेस्टिवल है विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन कोरिया एवरी ईयर बाय द इंडियंस। ठीक है, सो यहाँ पे मैप में देखते हैं, ये ऊपर वाला कंट्री नॉर्थ कोरिया है, राइट, जहाँ पे किंग जोंग उन रहता है और मतलब राज करता है, और नीचे उसके ये हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका कैपिटल सियोल है। ये कोरियन पेनिनसुला के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ पे येलो सी है, यहाँ पे ईस्ट सी या सी ऑफ जापान इसे बोलते हैं, राइट। और दोनों कंट्रीज को हेविली मिलिटराइज है, दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है, एंड दिस बॉर्डर इज फेमसली रेफर्ड टू एज द 38 पैरेलल लाइन। क्लियर, तो ये चीज़ें हैं जो कि याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको कोरिया स्ट्रेट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द कोरिया स्ट्रेट। क्लियर, आगे चलते हैं, अब इंडिया फ्रांस के बारे में बात करते हैं। सो 25 ईयर्स हो चुके हैं हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशन को, और इस दौरान हम लोगों ने एक हॉराइजन फ्रेमवर्क तैयार किया फॉर 2047, राइट। तो इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे इन फ्यू सेक्टर्स लाइक डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक एंड 5 ईयर्स शेंजन वीजा। शेंजन वीजा के बारे में बता सकते हो, व्हाट इज दिस वीजा? यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ट्रैवल किया जा सकता। करेक्ट। सो यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज है उनको अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए शेंजन वीज़ा, आप ये एक वीज़ा लो, आपको अलग से किसी और कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा जो यूरोपियन यूनियन है उसमें घूम सकते हो। तो उसके लिए ये 5 ईयर शेंजन वीज़ा के लिए भी एग्रीमेंट जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। इसके अलावा नया काउंसलेट खुला है इंडिया का इन फ्रांस, इन मर्सली, एंड अब ब्यूरो डी फ्रांस, मतलब फ्रांस का अपना एक काउंसलेट इन हैदराबाद वॉज अनाउंस्ड, राइट, रिसेंटली। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा फ्रांस हमारे कुछ इनिशिएटिव को सपोर्ट करा, जैसे सस्टेनेबल सिटीज़ कॉल्ड सिटीज़ 2.0 एंड को फाइनेंस विद जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये जो इनिशिएटिव है जो इंडिया में रन हो रहा है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 में चालू हुए। फ्रांस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया। अब आपको पता है राफेल हम लोगों ने इनसे खरीदा है। इसके अलावा P-75 स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी, याद है प्रोजेक्ट P-75, उसके अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हम लोग डेवलप किए हैं, तो उसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी फ्रांस से ही आया है। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज शक्ति आर्मी की है, वरुणा मतलब नेवी, और गरुड़ा मतलब एयरफोर्स। तो ये तीनों जो ट्राई सर्विसेज की डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि फ्रांस के साथ होती है। इसके अलावा रिसेंटली फ्रांस ने लॉन्च किया है यूपीआई को फ्रांस के अंदर। और इन्वायरमेंटल के टर्म्स में बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली मिलकर लॉन्च किया था। एंड रिसेंटली जो ओवरसीज सिटीजन कार्ड है दैट इज नाउ बीइंग इशूड टू पीपल इन रियूनियन आइलैंड। तो रियूनियन आइलैंड आपको याद ही होगा, हम लोगों ने मैडागास्कर के साइड में देखा था। ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जो कि ओवरसीज टेरिटरी है ऑफ द फ्रांस, राइट। नेक्स्ट, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2008 में। इसके अलावा हमारा जो गगनयान प्रोजेक्ट है उसमें जो ट्रेनिंग है स्पेस फ्लाइट के लिए, उसमें फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है हमें। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस ने बहुत सारे इनिशिएटिव में हमें सपोर्ट किया है, लाइक MTCR, वाजिनार एग्रीमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, राइट। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डाल भी दिया वैसे। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बेसिकली किस चीज़ के लिए था? इट्स अ informal grouping for the control of chemical and biological technology that can be weaponized। तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं। वाजिनार में हम ऐसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं जो कि ड्यूअल यूज है। ड्यूअल यूज मतलब कि वो मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है और सिविलियन पर्पस के लिए भी।
ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द वाजिनार एग्रीमेंट। एमटीसीआर के अंदर हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, राइट, या रॉकेट्स है, उनका से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करते हैं थ्रू एमटीसीआर। एनएसजी आपको पता है, उसके थ्रू न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है या मटेरियल है उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सो ये चारों जो ग्रुपिंग है इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सो आगे चलते हैं, अब मैप वर्क थोड़ा सा देखते हैं। सो हेयर यू कैन सी द मैप ऑफ फ्रांस। फ्रांस शेयर इट्स बाउंड्री विद स्पेन इन द वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। फिर टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट अगर हम बात करें तो इटली पड़ता है, उसके ऊपर अगर हम चलेंगे स्विट्जरलैंड, उसके ऊपर जर्मनी, फिर बेल्जियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, ये कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और वाटर बॉडीज की बात करें तो ऊपर वेस्ट के अंदर अटलांटिक ओशन है और डाउन साउथ मेडिटेरेनियन सी है। राइट, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंडिया यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं। सो रिसेंटली इनॉग्रल हुआ इंडिया यूके 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग वॉज हेल्ड इन दिल्ली टू डिस्कस द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपको पता लग गया इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है दिस इज डिफाइंड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो इंडिया यूके रोड मैप चल रहा है 2030, जिसके अंदर हम लोग हेल्थ, क्लाइमेट, ट्रेड, एजुकेशन, साइंस एंड टेक और डिफेंस वगैरह के ऊपर रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। ट्रेड की बात करें तो इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस विद यूके, ये आपको बताना चाहिए। इंडिया एंड यूके इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज भी एक इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है या जो एक्सपर्टीज है यूके से इंडिया की तरफ लाया जाएगा इन सपोर्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये आप लोगों ने इकोनॉमी में कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, 100 लाख करोड़ का ये जो है पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान है जिसे गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए, राइट, तो इसलिए ये यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज उसमें हेल्प करेगा हमारा। नेक्स्ट डिफेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो डिफेंस इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप वॉज साइंड इन 2015 और जॉइंट एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, ठीक है, आर्मी का, कॉन्कन एक्सरसाइज है नेवी का, और कोबरा वॉरियर है। इसमें मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होती है, मतलब इंडिया और यूके के अलावा और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। सो इंडिया यूके ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड मोबिलाइज, मतलब ये फंड को तैयार किया है सो एज टू मोबिलाइज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा ये दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपने एनवायरमेंट के अंदर पढ़ाई था CDRI के बारे में, सो वापस रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप हम लोग लॉन्च करें इंके साथ फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है, और अभी आपको पता है इसके अंडर ना बहुत सारे जो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको इंडिया से यूके और यूरोपियन कंट्रीज में इजी एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैप वर्क देख लेते हैं यूके का। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था मैप के दौरान कि यूके जो है दिस इज कंबाइंड ऑफ कंप्राइजेज ऑफ 4 रीजन्स। स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे वेल्स हो गया, बाकी जो बचा इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, सो ये चारों का मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। बॉर्डर की बात करें तो एज तो बॉर्डर किसी से नहीं शेयर करता, बट हाँ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, उससे नॉर्दर्न आयरलैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ग्रीन मैरिडियन या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास होता है। ठीक है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश चैनल भी है, ठीक है, यहाँ नीचे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है, इंग्लिश चैनल वो पता होना चाहिए। और इसके अलावा आयरिश सी है वेस्ट में, अटलांटिक ओशन है ऊपर, नॉर्थ में नॉर्थ सी है, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ सी। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडिया इजिप्ट रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सो 2023 विटनेस द इंडियन PM's फर्स्ट स्टेट विजिट टू इजिप्ट, और दोनों कंट्रीज का जो पार्टनरशिप है दैट इज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और इस विजिट के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड। ये इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस विजिट visited the Al Hakim Mosque. This is an 11th century mosque in Cairo, capital है इजिप्ट का, and is a cultural site for Dawoodi Bohra community.
इंडिया के अंदर ये दाऊदी बोहरा एक इस्लामिक सेक्ट है, राइट। और ये फतिमी इस्लामी तैयबी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, मतलब दीज वर काइंड ऑफ मर्चेंट कम्युनिटी, राइट। और इंडिया में बहुत पहले सेटल हो गए थे, पहले ये इजिप्ट से यमन मूव करे और यमन से फिर इंडिया के अंदर जो गुजरात और राजस्थान और एमपी वाला जो बेल्ट है उसके अंदर रिसाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इजिप्ट रिलेशन की बात करें तो मेंबर्स हैं दोनों नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर, NG77 के अंदर। इजिप्ट काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, मेकिंग इट अ हब फॉर ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ये तो कोई काम का नहीं है, एलसी तेजस जब खरीदेगा तब देखेंगे। नेक्स्ट, एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इजिप्ट एक बहुत मेजर ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो इसलिए भी रिलेशन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इजिप्ट के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप, राइट। यहाँ पे आसवान डैम है, ऊपर कायरो, ऊपर एलेक्जेंड्रिया नाम का सिटी है। ये सेनाई पेनिनसुला है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ पे सुएज कैनाल है, राइट। तो सुएज कैनाल दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को, राइट। हम लोगों ने एक और डिस्प्यूटेड रीजन देखा था कॉल्ड हालिब ट्राइंगल। हालिब ट्राइंगल बेसिकली सूडान और इजिप्ट के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, अदर इंपॉर्टेंट बायलेटरल डेवलपमेंट्स देखते हैं। पहला देखो, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सो ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और डेनमार्क के बीच में चल रहा है, और दिस GSP is to advance the political cooperation, expand economic relation and green growth, create jobs and strengthen cooperation on addressing global challenges and opportunity। इसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पेरिस एग्रीमेंट और यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। बस इतना याद रखना, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज विद डेनमार्क। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक वाटर पार्टनरशिप, ये हमारा किसके साथ है? ये नीदरलैंड के साथ है। नीदरलैंड आपको पता है इसको नेशन ऑफ कैनल्स बोलते हैं, बिकॉज इधर बहुत सारे कैनल्स हैं, राइट। यहाँ से हमें स्पॉन सिटीज का एग्जाम्पल मिलता है, राइट। तो उनका जो एक्सपर्टीज है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में, उसको हम भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर दैट पर्पज स्ट्रैटेजिक वाटर जो पार्टनरशिप है दैट वाज साइन बिटवीन इंडिया, और इंडिया के बिहाफ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने ये डील को साइन किया था, राइट। सो ये था हमारा बायलेटरल रिलेशन। इतने पार्ट में कोई एडिशन या कोई डाउट तो बताइए। चलो ठीक है, मैं फिर आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।